वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। सोशियोलॉजी में इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अर्थात भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्या की ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कराए हैं। यदि आपने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। आज की इस श्रृंखला में हमारी तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले की 2 कक्षाओं में हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इन 4 प्रश्नों को हमने पिछली 2 कक्षाओं में कर लिया है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। जहां पहली क्लास में साइबर क्राइम और व्हाइट कॉलर क्राइम को समझाया गया है और दूसरी क्लास में पॉवर्टी को और डोमेस्टिक वायलेंस को समझाया गया है। इनके आंसर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही मैंने आपको समझाए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या क्या है और आत्महत्या के विभिन्न सिद्धांत लिखिए। व्हाट इज सुसाइड एंड राइट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सुसाइड। या इसके अलावा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दुर्खीम के आत्महत्या सिद्धांत एवं उसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस दुर्खीम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड एंड इट्स टाइप्स। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना है। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की, इंट्रोडक्शन की। दुर्खीम ने आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत की विवेचना अपनी पुस्तक द सुसाइड में की है जो सन 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है। इस पुस्तक में उन्होंने आत्महत्या को समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है। आत्महत्या से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करके उन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक घटना के रूप में प्रमाणित करने का प्रयास किया है। दुर्खीम हैज डिस्कस्ड द सोशल थ्योरी ऑफ सुसाइड इन हिज बुक द सुसाइड which was published in 1897. In this book, he has done a sociological analysis of suicide. By collecting various data related to suicide, he has tried to prove suicide as a social phenomenon. आइए अब जानते हैं कि दुर्खीम का जो आत्महत्या सिद्धांत है वो क्या है। दुर्खीम की रचना द सुसाइड 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले दुर्खीम ने प्रस्तावना में आत्महत्या की परिभाषा दी है और इसकी वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रकृति में भेद किया है। उन्होंने इसके इंडिविजुअल और सोशल नेचर में अंतर बताया है। पुस्तक के प्रथम भाग में दुर्खीम ने अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या करते हुए उनकी अनुपयुक्तता सिद्ध की है। उन्होंने बताया कि अन्य विद्वानों ने जो आत्महत्या के सिद्धांत दिए हैं वो अनुपयुक्त हैं, उपयुक्त नहीं है। पुस्तक के दूसरे भाग में दुर्खीम ने उन सामाजिक कारकों की व्याख्या की है, उन सोशल फैक्टर्स को बताया है जो आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सुसाइड के लिए। इसी संदर्भ में उन्होंने आत्महत्या के इन प्रकारों अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या जिसको हम एनोमिक आत्महत्या भी कहते हैं, और भाग्यवादी आत्महत्या की विवेचना प्रस्तुत की है। हालांकि मुख्य रूप से जो आरंभ की 3 है, अहमवादी, परार्थवादी और एनोमिक, इनको ही विशेष महत्व दिया जाता है। दुर्खीम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड। Durkheim's book The Suicide is divided into 3 parts. First of all, Durkheim has given the definition of suicide in the introduction and has distinguished between its individual and social nature. In the first part of the book, Durkheim has given a detailed explanation of the theories of suicide propounded by other scholars and proved their unsuitability. उनके सिद्धांतों को उन्होंने suitable नहीं बताया। In the second part of the book, Durkheim has explained the social factors which are responsible for suicide. In this context, he has presented the discussion of these types of suicide: egoistic suicide, altruistic suicide and anomic suicide. आइए अब जानते हैं आत्महत्या की परिभाषा क्या है। दुर्खीम कहते हैं कि आत्महत्या भी सामान्य बोलचाल की भाषा का एक शब्द है, अतः सामान्यतः व्यक्ति इसका अर्थ तो जानते हैं। आत्महत्या का अर्थ स्पष्ट करते हुए दुर्खीम लिखते हैं कि सामान्यतः यह समझा जाता है कि आत्महत्या एक हिंसात्मक कार्य है जिसमें कुछ शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके प्राणों का अंत किया जाता है, पर यह भी हो सकता है कि यह एक विशुद्ध नकारात्मक मनोवृत्ति का परिणाम हो, यह रिजल्ट हो मनुष्य के नेगेटिव एटीट्यूड का। जरूरी नहीं कि यह केवल हिंसात्मक कार्य ही है। उदाहरण के लिए जैसे खाना खाने से इनकार करना या खाना नहीं खाना भी उतना ही आत्मघाती हो सकता है जितना कि एक चाकू या पिस्तौल से स्वयं का आत्मविनाश कर लेना। भाई व्यक्ति तो बिना खाना खाए भी तो मर सकता है, यदि वो खाना नहीं खाएगा लंबे समय तक तो भी मर सकता है, और चाकू या पिस्तौल से ही मर सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि खाना खाने से इनकार करना या खाना नहीं खाना भी उतना ही आत्मघाती हो सकता है जितना एक चाकू या पिस्तौल से खुद को मार लेना। Durkheim says that suicide is also a word in common spoken language, hence generally people know its meaning. Explaining the meaning of suicide, Durkheim writes that it is generally understood that suicide is a violent act in which life is ended by using some physical force, but it can also be a result of a purely negative attitude. For example, refusing to eat food or not eating food can be equally suicidal as much as self-destruction with a knife or a pistol. इसके अलावा आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खीम आगे लिखते हैं कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती हैं, जिसके आने वाले परिणाम, भावी परिणाम, मृत्यु को वह जानता है। While defining suicide, Durkheim writes, the word suicide is used for all those incidents of death which are the direct or indirect result of positive or negative action of the person dying
whose future result death he knows। आइए अब जानते हैं कि दुर्खीम ने जो पहले से प्रतिपादित सिद्धांत हैं, जो अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं, उनको किस प्रकार अस्वीकार कर दिया है। दुर्खीम द्वारा पूर्ववर्ती सिद्धांतों की अस्वीकृति, रिजेक्शन ऑफ अर्लियर थ्योरीज बाय दुर्खीम। दुर्खीम ने आत्महत्या से संबंधित अपने पूर्ववर्ती सभी सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए कहा कि इन सिद्धांतों में मानसिक कारण, निर्धनता, निराशा, प्रेम में असफलता आदि जो कारण आत्महत्या के लिए बताए गए हैं वे सब व्यक्तिगत कारण हैं, वो सब पर्सनल रीजन है। इनके आधार पर आत्महत्या की वास्तविक व्याख्या करना संभव नहीं है। दुर्खीम रिजेक्टेड ऑल हिज अर्लियर theories related to suicide and said that the reasons given for suicide in these theories like mental reasons, poverty, despair, failure in love, etc. are all personal reasons. On the basis of these, a real explanation of suicide is not possible. आइए अब जानते हैं आत्महत्या के प्रकार, जो हमने अभी पीछे भी देखे थे। सबसे पहला है अहमवादी आत्महत्या। दुर्खीम कहते हैं कि अहमवादी आत्महत्या सामान्यतः तब होती है जब व्यक्ति और समूह का संबंध अत्यधिक ढीला, अव्यवस्थित और अपर्याप्त होता है। जब व्यक्ति अपने आप को समाज और सामूहिकता से पृथक यानी कटा हुआ पाता है और वह धीरे धीरे अकेला हो जाता है, उसकी सामूहिक सहभागिता घटने लगती है, समूह के लिए उस व्यक्ति का जीवन कम महत्वपूर्ण हो जाता है, वो एक तरह से लोनली फील करने लगता है। आगे बढ़ता हूं, और इस रूप में वह कड़ी जो व्यक्ति को समाज से बांधती है कमजोर पड़ जाती है। अतः समाज से तिरस्कृत व्यक्ति यह सोचने लगता है कि इस संसार में कोई उसका अपना नहीं है जो उसके साथ सहानुभूति रखता हो। उसे यह अनुभव होता है कि परिवार या समाज में उसका कोई भी स्थान नहीं है, उसकी अवहेलना हो रही है और वह खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता है। यह परिस्थिति व्यक्ति के अहम यानी उसकी ईगो को आघात पहुंचाती है और इस आघात से उद्वेलित होकर, इस आघात से परेशान होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और वर्तमान समय में इस प्रकार की आत्महत्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ सुसाइड इज इगोइस्टिक सुसाइड। दुर्खीम सेज दैट इगोइस्टिक सुसाइड जनरली occurs when the relationship between individual and the group is extremely loose, disorganized and inadequate. When a person finds himself separated or cut off from society and community, he gradually becomes lonely. His group participation starts decreasing. That person's life becomes less important to the group. In this form, the link that binds the individual to the society becomes weak. Therefore, a person despised by the society starts thinking that he has no one in this world who sympathizes with him. He feels that he has no place in his family or society. He is being neglected and he feels very lonely. This situation hurts a person's ego, and due to this trauma, the person commits suicide. In present times, this type of suicides are seen more frequently. आत्महत्या का दूसरा प्रकार है परार्थवादी आत्महत्या, altruistic suicide. परार्थवादी आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या का बिल्कुल विपरीत रूप है। इस तरह की आत्महत्या व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए करता है। दुर्खीम के अनुसार परार्थवादी आत्महत्याएं उन समाजों में पाई जाती हैं जहां सामाजिक एकीकरण की भावना आवश्यकता से अधिक गहरी होती है, जहां समाज को एकजुट करने की भावना बहुत ज्यादा होती है और सामाजिक एकीकरण की अधिकता के कारण स्वयं व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं रहता, बल्कि वो केवल समाज के एकीकरण के बारे में ही सोचता है, समाज के बारे में सोचता है और केवल समाज ही उसकी प्रत्येक क्रिया का निर्देशक होता है। समाज ऐसा करता है वो वैसा करता है और व्यक्ति सामूहिक विचार, सामूहिक रुचि और सामूहिक हित का अनुसरण करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो भी सोचता है या करता है वह सब कुछ समाज या समूह की दृष्टि से करता है। इसलिए समूह अथवा समाज उससे बलिदान की मांग भी करता है तो वह सहर्ष बलिदान कर देता है। ऐसी आत्महत्याओं को दुर्खीम ने परार्थवादी आत्महत्या की संज्ञा दी है। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान किया है, वे सभी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और भारत में सती प्रथा के अंतर्गत पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी अपने पति की चिता के साथ जलकर मर जाती थी, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारतीय स्त्रियां जौहर कर लेती थी, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और भारत में सन्यासी ब्रह्मलीन होने के लिए, ईश्वर में लीन होने के लिए समाधि ले लेते थे, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड इज द एक्जैक्ट ऑपोजिट फॉर्म ऑफ इगोइस्टिक सुसाइड. A person commits this type of suicide not for himself but for society. According to Durkheim, altruistic suicides are found in societies where the sense of social integration is deeper, and due to excessive social integration, the individual's personality itself has no value. Only society is the director of every action, and the individual follow collective thoughts and collective interest. In such a situation, whatever a person thinks or does, he does everything from the point of view of society or group. Therefore, even if a group or society demands sacrifice from him, he happily sacrifices it. Durkheim has termed such suicides as altruistic suicide. Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, and hundreds of freedom fighters who have sacrificed their lives for their country all come under this category. Under the practice of sati in India, after the death of her husband, the wife would die by burning herself on her husband's funeral pyre. It is also come under this category. Indian women used to practice johar in the medieval period, and in India, monks used to take samadhi to merge with God. आत्महत्या का तीसरा प्रकार है अस्वाभाविक आत्महत्या, एनोमिक सुसाइड। जब व्यक्ति के सामूहिक जीवन में अचानक
तथा अस्वाभाविक परिवर्तन आ जाता है। अचानक से कोई नई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, इससे व्यक्ति को अनुकूलन करना पड़ता है, उस परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ता है, उसके अनुसार जीना होता है। लेकिन यदि वह अनुकूलन करने में असमर्थ हो जाता है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में वो समर्थ नहीं होता, तो वह मानसिक अशांति तथा तनाव महसूस करता है और इस तनाव से मुक्त होने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है। जैसे अचानक से दिवालिया होने पर, अचानक से बैंकक्रप्ट होने पर अथवा भारी नुकसान हो जाने पर अत्यधिक दुख में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन में अचानक से एकाएक परिवर्तन हो जाता है, जिनके साथ व्यक्ति सहजता से अनुकूलन नहीं कर पाता और वह आत्महत्या कर लेता है। इसी को हम अस्वाभाविक आत्महत्या या एनोमिक आत्महत्या कहते हैं। When there is a sudden and unnatural change in a person's collective life, then new circumstances arise in front of the person. A person has to adapt to these. If he is unable to adapt, he experiences mental unrest and stress. To get free from this stress, he commits suicide. For example, in case of sudden bankruptcy or huge loss, a person commits suicide in extreme grief, because in both the circumstances there is a sudden change in the person's life with which the person is not able to adapt easily and he commits suicide. It is anomic suicide. तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने समझा आत्महत्या क्या है और उसके विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। आइए अब अगले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके निवारण हेतु सुझाव दीजिए। व्हाट इज करप्शन एंड एड्रेस इट्स कॉजेस एंड सॉल्यूशन। तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से देंगे। भ्रष्टाचार शब्द दो शब्दों भ्रष्ट और आचार को जोड़कर बना है, जहां भ्रष्ट का मतलब होता है अपने स्थान से विचलित अथवा गिरा हुआ, और आचार का मतलब क्या होता है, आचरण या व्यवहार। इस प्रकार किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी गरिमा से गिरकर किया गया कार्य ही भ्रष्टाचार होता है। कौटिल्य ने अर्थात चाणक्य ने आज से लगभग 2500 वर्ष पहले अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि सार्वजनिक पद का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग ही भ्रष्टाचार होता है, कि किसी पब्लिक पोस्ट का पर्सनल यूज के लिए मिसयूज करना ही होता है भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार केवल घूसखोरी ही नहीं है, बल्कि इससे देश का विकास अवरुद्ध होता है, देश का विकास रुकता है, इसलिए इसे रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जाने अनिवार्य हैं। द वर्ड करप्शन इज मेड ऑफ टू हिंदी वर्ड्स, भ्रष्ट एंड आचार, वेयर करप्ट मीन्स डेविएटेड और फॉलन फ्रॉम इट्स प्लेस एंड कंडक्ट मीन्स बिहेवियर। थस any act done by a person falling below his dignity is corruption. Kautilya had made it clear in his book Arthashastra about 2500 years ago that misuse of public post or public office for personal gain is corruption. He had said that corruption is not only bribery but it hinders the development of the country. Hence, special efforts are necessary to stop it. यहाँ राज्य का मतलब देश से लगाइए। आइए अब जानते हैं भ्रष्टाचार की व्यापकता क्या है, ये कितना प्रिवेलेंट है सोसाइटी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर देश की जनता ने यह परिकल्पना की थी कि अब हमारी अपनी सरकार होगी और हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, किंतु यह परिकल्पना सच नहीं हुई और हालात इतने बदतर हो गए कि भ्रष्टाचार रूपी दानों ने समाज को पूरी तरह अपने मजबूत बंधन में जकड़ लिया है। आज भ्रष्टाचार का जो स्वरूप हमारे देश में विद्यमान है उससे सभी परिचित हैं। सरकारी कार्यालयों में तो बिना धन दिए कोई कार्य करवाना लगभग असंभव हो चुका है, लेकिन वर्तमान में भ्रष्टाचार निजी क्षेत्र में उतना ही व्याप्त है जितना सार्वजनिक क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक सेक्टर में ही है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस द पीपल ऑफ कंट्री हैड एनविजन्ड that now we will have our own government and we will be free from corruption, but this vision did not come true, and the situation becomes so bad that the demon of corruption has completely destroyed the society and caught society in its strong bond. Everyone is familiar with the form of corruption that exists in our country today. It is almost impossible to get any work done in government offices without paying money, but at present corruption is as prevalent in private sector as it is in the पब्लिक सेक्टर। आइए अब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप क्या क्या हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ करप्शन। वर्तमान में भ्रष्टाचार की जड़ें व्यापक रूप से फैली हैं। इसके विभिन्न रूप कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, जैसे रिश्वत। यह एक तरह का सुविधा शुल्क होता है जो किसी कार्य को करने के लिए या फिर किसी कार्य को जल्दी करने के लिए लिया जाता है, और यदि कोई नियम विरुद्ध कार्य कराना है उसके लिए भी यह सुविधा शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा भाई भतीजावाद, जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं, यह भ्रष्टाचार का वह रूप है जिसके माध्यम से सगे संबंधियों को सुविधाएं दी जाती हैं, इससे सगे संबंधी लाभान्वित हो। ब्राइब, इट इज अ काइंड ऑफ कन्वीनियंस फी विच इज टेकन फॉर गेटिंग सम वर्क डन or for getting some work done quickly. This facility fee is also charged for getting things done against the rules. And next one is nepotism. This is a form of corruption through which facilities are given to relatives. Relatives get benefit from this. भ्रष्टाचार के जो अगले रूप हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: कमीशन, यौन शोषण और राजनीति में भ्रष्टाचार। देखिए, कमीशन यह किसी सुविधा को देने के बदले कुछ प्रतिशत लिया जाता है। यह सरकारी, अर्ध सरकारी और ठेकों आदि कार्यों में लिया जाता है। यौन शोषण यह भ्रष्टाचार का एक नवीन रूप है जो लाभ पहुंचाने के बदले किया जाता है या किसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाकर किया जाता है। और राजनीति में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। प्रत्याशियों के लिए धन खर्च की निर्धारित सीमा में चुनाव लड़ पाना असंभव है, इसलिए वे चुनाव जीतने के लिए सभी मर्यादाओं को त्याग देते हैं और भ्रष्ट आचरण से चुनाव जीतते हैं।
और जब चुनाव पर इतना व्यय कर देते हैं तो फिर उसकी उगाही कहां से करेंगे? अपने सेवा काल के दौरान भ्रष्टाचार करके करेंगे। तो आप इनको देख सकते हैं, कमीशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और करप्शन इन पॉलिटिक्स। इनको देख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भ्रष्टाचार के कारण, कॉजेज ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार का मूल कारण है अधिक से अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति। आज हमारी प्रवृत्ति बदल गई है, हमारी टेंडेंसी चेंज हो गई है, हम भौतिकतावादी हो गए हैं, हम ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं और वस्तुओं के प्रति गहरा मोह बढ़ गया है। सुविधा भोगी जीवन पद्धति के हम सभी आदी बन गए हैं। जैसे भी संभव हो भोग विलास के उपकरण एकत्रित किए जाने की सभी सोचते रहते हैं। विलासिता की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने भ्रष्टाचार के विचार को बढ़ावा दिया है। हर कोई लग्जरी लाइफ जीने के लिए साधनों को जुटाना चाहता है, उसके लिए अधिक से अधिक धन चाहिए और धन कमाने की अंधी दौड़ प्रारंभ हो गई है, जिसका समापन भ्रष्टाचार के कुएं में होता है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि आज भ्रष्टाचार को लोगों ने सामाजिक मान्यता प्रदान कर दी है। भ्रष्टाचार के बलबूते लोग धन अर्जित कर रहे हैं और सम्मान भी प्राप्त कर रहे हैं, और समाज यह जानते हुए भी कि धन बेईमानी से अर्जित किया गया है उसका तिरस्कार नहीं करता। इसका परिणाम यह होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ने में सहायता मिलती है। और वर्तमान में एक कहावत प्रचलित है कि आज ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिल पाता। द रूट कॉज ऑफ करप्शन इज द टेंडेंसी टू अर्न मोर एंड मोर मनी। Today our nature has changed. We have become materialistic and our deep attachment towards things has increased. We all have become accustomed to a comfortable lifestyle. Everyone keeps thinking of collecting luxury items as much as possible. Interpersonal competition for luxury has given rise to idea of corruption. A blind race to earn money has started which ends in the well of corruption. The most worrying thing is that today people have given social recognition to corruption. Due to corruption, people are earning money and also getting respect, and society, despite knowing that the money has been earned dishonestly, does not despise them. उनका तिरस्कार नहीं करती। As a result, इसका परिणाम ये होता है, it helps in increasing corruption, and currently there is a popular saying that today the honest one is who does not get the chance to be dishonest. आइए अब जानते हैं भ्रष्टाचार का निवारण कैसे हो। Solution of corruption. भ्रष्टाचार निवारण केवल तभी संभव है जब भ्रष्टाचार के मूल कारणों को देखते हुए एक व्यवहारिक योजना, एक प्रैक्टिकल प्लान के द्वारा इस बुराई को दूर करने के प्रयत्न किए जाएं। जैसे वेतन वृद्धि, सैलरी इंक्रीज। छोटे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार निवारण के लिए उनके वेतन स्तर में सुधार आवश्यक है। प्रत्येक स्तर के कर्मचारी को इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए जिससे वह अपने परिवार की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हालांकि यह भ्रष्टाचार निवारण का बहुत अधिक कारगर उपाय नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सभी को अधिक से अधिक धन अर्जन करने की चाह, कितनी भी सैलरी बढ़ा दीजिए फिर भी सभी को अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की चाह है। To prevent corruption among low-grade employees, it is necessary to improve their salary level. Every level employee must get such a salary that he can meet essential needs of his family. However, this is not a very effective solution to prevent corruption because at present everyone wants to earn more and more money. अगला उपाय हो सकता है सेवाओं के दौरान उच्च अधिकारियों का स्थायीकरण न होना, परमानेंट न होना। नॉन परमानेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ड्यूरिंग सर्विसेज। उच्च प्रशासनिक पदों, टेक्निकल कुशलता वाली सेवाओं और व्यवसायियों के लिए सेवा के स्थायीकरण की परंपरा लोकतांत्रिक समाजों के लिए पूरी तरह गलत है, क्योंकि एक बार कोई सरकारी अधिकारी बन गया तो अब उसको पता है कि अब उसको कोई नहीं हटा सकता, उसका स्थायीकरण हो गया। तो इसका एक अच्छा उपाय यह हो सकता है कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं, हाई रैंक वाले हैं, वो परमानेंट नहीं होने चाहिए। इन पदों पर एक विशेष अवधि के लिए नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुशलता को बढ़ाने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा और अधिक से अधिक ईमानदारी से कार्य करके अपने जीवन को निष्कलंक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। द ट्रेडिशन ऑफ परमानेंटाइजेशन ऑफ सर्विसेज फॉर हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स, सर्विसेज विद टेक्निकल स्किल्स एंड बिजनेसमैन इज कंप्लीटली रॉन्ग फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। अपॉइंटमेंट्स टू दीज पोस्ट्स should be made for a specific period. By doing this, every person will try to increase his efficiency and will try to make his life spotless by working with maximum honesty. अगला निवारण हो सकता है सरकारी कार्यालयों में कार्य प्रक्रिया को सरल बनाना, simplifying the working process in government offices. सरकारी कार्यालयों में कामकाजी प्रक्रिया में सरलता लाने से भी रिश्वत और दूसरे प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। प्रत्येक विभाग में कार्य की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा प्रत्येक निर्णय के लिए अधिकतम समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। देखिए, सरकारी कार्यालयों में काम को करने का जो प्रोसेस है, कामों को निपटाने का जो प्रोसेस है, वो इतना जटिल है, इतना कठिन है कि जन सामान्य को तो वो प्रक्रिया समझ ही नहीं आती है, इधर से उधर उसको दौड़ाते रहते हैं। इसलिए प्रत्येक विभाग में कार्य की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए और एक अधिकतम समय सीमा भी होनी चाहिए कि इतने समय के अंदर इस कार्य का निपटारा करना ही करना है, वरना तो फाइल पड़ी रहेगी वर्षों तक सरकारी कार्यालय में, कोई नहीं पूछेगा। और जन साधारण में प्रत्येक कार्यालय के नियमों तथा कार्यविधि का प्रचार करने से भी रिश्वतों को कम किया जा सकता है। जन साधारण को यदि यह पता हो कि कार्यालय का नियम क्या है, किस तरह से यहां काम होगा, ये बातें यदि सामान्य जन को पता हो तो उससे भी रिश्वतों को कम किया जा सकता है। ऐसे प्रचार से सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोग वहां के लिपिकों पर यानी वहां के बाबुओं पर निर्भर नहीं रहेंगे और न ही लिपिकों द्वारा उन्हें गुमराह किया जा सकेगा। Simplifying the working process in government offices. Bribery and other types of corruption can also be eliminated by simplifying the working process in government offices. To simplify the work process in every department, there should be a maximum time limit for every decision. Bribery can also be reduced by publicizing the rules and procedures of every office among the public. With such publicity, people coming to government offices will not be dependent on the clerks there.
एंड नोर विल दे बी मिसलेड बाय देम। इसके निवारण का अगला उपाय हो सकता है राजनीतिक दलों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दलों की वार्षिक आय और व्यय, उनकी एनुअल इनकम और एनुअल एक्सपेंडिचर का हिसाब जन साधारण के लिए प्रकाशित किया है, किसी समाचार पत्र में पब्लिश किया जाए या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित किया जाए, लेकिन जन साधारण के लिए वो प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। जन साधारण को उसका पता होना चाहिए। ऐसी सूचना प्रकाशित होने से राजनीतिक दलों को चुनाव के समय तरह तरह के भ्रष्ट व्यवहार करने से रोका जा सकेगा। टू कंट्रोल द करप्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज नेसेसरी दैट द एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी पब्लिश्ड फॉर द पब्लिक। Publishing such a list will prevent political parties from indulging in corrupt practices at टाइम ऑफ इलेक्शंस। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये निकलता है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकार ने कानून तो बनाए हैं, किंतु वे अधिक प्रभावी नहीं हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें ऊपर तक होती हैं। यदि किसी विभाग का मंत्री या सचिव रिश्वत लेता है तो उस विभाग का चपरासी भी भ्रष्ट होगा। अतः भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ऊपर के पदों पर योग्य और ईमानदार लोगों को आसीन किया जाए, उनको तैनात किया जाए। कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार लोगों को सरकार एवं समाज की ओर से सम्मानित किया जाए, जिससे कि उनको आत्म जागृति हो, और स्कूल व कॉलेज में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। और इसके अलावा समाज भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का सामाजिक तिरस्कार और बहिष्कार करे, ना कि उनका महिमा मंडन करे जो भ्रष्टाचार से धन अर्जित करते हैं। सरकारी कर्मचारियों पर विशेष निगाह रखी जाए, जिससे कि वे अनुचित साधनों से धन अर्जित ना कर सकें। द गवर्नमेंट हैज मेड लॉज टू एंड करप्शन बट दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव। द रूट्स ऑफ करप्शन रीच टू द टॉप। इफ अ मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ एनी डिपार्टमेंट टेक्स ब्राइब, देन द पियोन ऑफ दैट डिपार्टमेंट विल आल्सो बी करप्ट। Therefore, to end corruption, capable and honest people should be appointed to higher positions. Dutiful and honest people should be honored by government and society. Moral and spiritual education should be made mandatory in schools and colleges. The society should socially despise and ostracize those involved in corruption and not glorify those who earn money through corruption. Special attention should be kept on government employees so that they are not able to earn money through unfair means. अब इनके अलावा भी आप चाहें तो दहेज प्रथा वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इन 3 कक्षाओं में कराए हुए लॉन्ग क्वेश्चंस को तो आप अच्छी प्रकार से देख ही लेना। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।